गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म इन इंडिया डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बच्चों बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है बच्चों कि यदि आप गेट इकोनॉमिक्स एंड आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स 2025 के लिए अपियर हो रहे हैं तो आपके लिए मेरा बैच ब्रह्मास्त्र 2 रामबाण साबित होगा, क्योंकि इस कोर्स में मैं आप लोगों को दे रहा हूं 250 घंटे से भी ज्यादा का वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी एंड रीजनिंग एंड कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड द पर्सनल मेंटरशिप। यानी ये बैच पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है आपके आईआईटी जैम एंड गेट इकोनॉमिक्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो फिर देर किस बात की, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए और लग जाइए अपने सपनों को साकार करने में। और आपको यदि हेवी डिस्काउंट चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए चलते हैं अब स्क्रीन पे और देखते हैं कि लैंड रिफॉर्म क्या है। बच्चों लैंड रिफॉर्म से आपका मतलब है या मेरा मतलब है या फिर सोसाइटी का मतलब है कि उन नियमों एंड कानूनों में बदलाव करना जो जमीन के ओनरशिप एंड उसके प्रयोग को अफेक्ट करता है। आई रिपीट अगेन, लैंड रिफॉर्म से मेरा मतलब या आपका मतलब है कि उन नियमों एंड कानूनों में बदलाव करना जो जमीन के ओनरशिप एंड उसके प्रयोग को प्रभावित करता है। भारत में इसका लंबा इतिहास रहा है। हम ब्रिटिश काल से शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहले क्या हुआ था, जमींदारी सिस्टम लागू की गई थी। किसने किया था वो मैं बाद में बताता हूँ। इसके बाद रैयतवाड़ी, इसके बाद महलवाड़ी, ये ब्रिटिश काल के भूमि सुधार थे। इसके बाद जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो 1947 से 1960 के दशक में एक फेज था लैंड रिफॉर्म का, फिर 60 और 70 के दशक में एक दूसरा फेज था, फिर 70 से 90 तक दूसरा फेज था, फिर 90 से आज तक मतलब 1990 से 2024 तक ये चौथा फेज है, जिसमें हमेशा लैंड से रिलेटेड कुछ ना कुछ रिफॉर्म होते रहे। हम शुरुआत करते हैं बच्चों ब्रिटिश काल से। लैंड रिफॉर्म इन ब्रिटिश काल शुरुआत करते हैं। देखिए प्लीज, लैंड रिफॉर्म इन ब्रिटिश पीरियड बच्चों, हम यहाँ पे या फिर उसको कॉलोनियल पीरियड के नाम से भी जानते हैं, उसको आप कॉलोनियल पीरियड के नाम से भी जानते हैं। लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म इन ब्रिटिश पीरियड है ना बच्चों, ब्रिटिश एरा आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, है ना, लैंड रिफॉर्म इन ब्रिटिश एरा। अब यहां पे आप देखिए, जब चूंकि आप लोग तो इस बात को जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स आए थे यहां पे तो उनका मेन मकसद इंडिया से धन कमा करके इंग्लैंड ले जाना था। उनका मेन मकसद यही था। बाद में कुछ और भी हुआ, जैसे कि इंडिया को रॉ मटेरियल सप्लायर बना देना एंड फिनिश्ड गुड्स का मार्केट बना देना, वो अलग की बात है। आज हम सिर्फ यही डिस्कस कर रहे हैं लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। तो उन्होंने अपने तरीके से कि किस तरीके से इंडिया से ज्यादा पैसे वसूला जा सकता है, उन पे उन्होंने रिफॉर्म किया। और उस टाइम जब ब्रिटिशर्स यहां पे आए तो उस टाइम इंडिया में सिर्फ लैंड ही एक ऐसा मात्र सोर्स था जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू वसूली जा सकती थी, क्योंकि इंडस्ट्रीज नामात्र के थे, आपके पास बिल्कुल मैनुअल इंडस्ट्रीज थे, उससे कुछ उतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं आता था। तो लैंड ही एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम था जिससे कि ब्रिटिशर्स यहां से पैसे कमा सकते थे। तो पहला रिफॉर्म किया ब्रिटिशर्स ने यहां पे बच्चों, जमींदारी सिस्टम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया बच्चों, है ना, जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया।
जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। कब किया बच्चों, पता है आप लोगों को? जमींदारी सिस्टम को कब इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने? इसको बताइए किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इंट्रोड्यूस किया। क्या बच्चों? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको किया, है ना बच्चों? 1793 में किसने किया बच्चों इसको? इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया। और इसका मेन फीचर पहले समझिए। जमींदारी सिस्टम का जो मेन फीचर था वो ये था कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, एक पूरा गांव समझ सकते हैं, एक पूरा पंचायत समझ सकते हैं, या फिर 10 पंचायत मिला के समझ सकते हैं, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट समझ सकते हैं। एक पूरा पीस ऑफ लैंड का ऑनर किसी आदमी को बना दिया गया, उसे जमींदार कहा जाता था। आई रिपीट अगेन, ध्यान से सुनिए। एक पूरे पीस ऑफ लैंड का, यानी पूरे एरिया का, उसमें हो सकता है ब्लॉक के बराबर हो जाए, हो सकता है पंचायत के बराबर हो जाए, हो सकता है जिला के बराबर हो जाए, डिस्ट्रिक्ट के बराबर हो जाए। तो पूरा जिला का के जमीन का ओनरशिप किसी एक आदमी को दे दिया जाता था, जिसे आप जमींदार कहते थे, है ना बच्चों? तो इसको आपने यहां देखा कि जमींदार, जमींदार जो थे बच्चों, है ना, जमींदार was made owner, was made owner, owner of land, है ना बच्चों? जमींदार was made owner of the land। यहां पे सिंपल सा। अब जमींदार जो था ना बच्चों, वो कभी खेती नहीं करता था। वो वहां पे जो लोग भी थे, जैसे गांव में, जिला में, या ब्लॉक लेवल की बात करें, तो जो लोग भी थे वो लोग उस पर खेती करते थे, और जमींदार उनसे लगान वसूलता था। जमींदार उनसे लगान वसूलता था, कुछ अपने पास रखता था और कुछ सरकार को देता था। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि जमींदार वॉज रेस्पॉन्सिबल ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। जमींदार जो था बच्चों, है ना, जमींदार was responsible for collecting revenue, and deposited टू द गवर्नमेंट। यहां पे इस बात को ध्यान रखिएगा कि जमींदार जो था वहां पे ओनर बना दिया गया, और उसी का काम था कि जो लोग भी जमीन पे खेती करता था उससे वो रेवेन्यू वसूलता था, लगान वसूलता था, कुछ अपने पास रखता था और कुछ सरकार को देता था। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ, क्योंकि जमींदार चूंकि ओनर था, जब चाहे तब किसी को हटा सकता था, किसी पर्टिकुलर जमीन से किसी को हटा सकता था और दूसरे को ला सकता था वहां पे। तो इसलिए जो एक्चुअल फार्मर्स थे वो उस पे जमीन पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे कि हो सकता है अगले साल ये जमीन मेरी ना रहे, वो किसी और की हो जाए। मैंने इसमें काफी मेहनत किया, बांध बनाया, खाद डाला, बीज डाला, इसको उपजाऊ बनाया, लेकिन हो सकता है अगले साल ये किसी और की हो जाए। इसलिए जो किसान थे यहां पे ज्यादा मेहनत नहीं करते थे और हमारा प्रोडक्शन नीचे चला गया। इसको लागू किया किस एरिया में पता है आप लोगों को बच्चों? इसको किस एरिया में लागू किया गया था पता है आपको? इसको जो लागू किया गया था ना बंगाल में, इसको जो लागू किया गया था उसमें किसमें? बंगाल, है ना बच्चों, बंगाल, है ना, बिहार एंड ओडिशा में। ओडिशा में इसको लागू किया गया था, ओडिशा में इसको लागू किया था, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा में। तो आपने जमींदारी सिस्टम देख लिया
कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इसको लागू किया बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। ठीक है, उस टाइम बोला, हालांकि ये तीनों एक ही था, ये तीनों एक ही प्रांत थे। ठीक है, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, एक पर्टिकुलर एरिया के लैंड को का ऑनर किसी आदमी को बना दिया जाता था, जिसे आप जमींदार कहते थे, और जमींदार ही वहां से फार्मर से रेवेन्यू वसूल करके सरकार के पास डिपॉजिट करने की जिम्मेवारी होती थी। एक और चीज मैं आपको यहां बता रहा हूं कि जमींदार जो था वो जब चाहे किसी भी फार्मर को उस पर्टिकुलर जमीन से हटा करके दूसरे को ले आता था, जिससे आज जो फार्मर थे मन से काम नहीं करते थे। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद जो दूसरा जो सिस्टम आया, जमींदारी सिस्टम के बाद जो दूसरा सिस्टम आया बच्चों, जमींदारी सिस्टम के बाद जो दूसरा सिस्टम आया उसे आप रैयतवाड़ी सिस्टम कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं बच्चों? रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयत का मतलब क्या है बच्चों? रैयत का मतलब इंडिविजुअल फार्मर। रैयत का मतलब होता है इंडिविजुअल फार्मर, है ना बच्चों? रैयत का मतलब होता है इंडिविजुअल फार्मर। अब यहां जो सिस्टम था ये बेसिकली ये किया गया कहां पे? साउथ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ये कब किया गया बच्चों? पता है आप लोगों को? ये इसका टाइम कब है? ये 1820 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। 1820 में 1820 में किसने इंट्रोड्यूस किया बच्चों? थॉमस मुनरो साहब थे उस टाइम इंडिया के गवर्नर जनरल, है ना? थॉमस मुनरो। किसने किया बच्चों? थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो ने 1820 में इसको इंट्रोड्यूस किया। यहां पे एक अच्छी बात थी कि जो रैयत यानी इंडिविजुअल फार्मर जो था वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था सरकार को रेंट देने में या फिर लगान देने में। जमीन पे वो खेती करता था, फाइन, लेकिन अब यहां पे बिचौलिया नहीं था। जैसे जमींदारी सिस्टम में क्या था कि फार्मर पहले जमींदार को रेवेन्यू देता था, लगान देता था, और जमींदार उससे फिर अपने पास कुछ रह करके सरकार को देता था। यहां पे ऐसा नहीं था। डायरेक्ट फार्मर, इंडिविजुअल फार्मर जो है वो रेस्पॉन्सिबल था सरकार को क्या देने के लिए? लगान देने के लिए। तो यहां पे मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये भी एक रिफॉर्म ही है, देख ले सकते आप लोग कि इंडिविजुअल फार्मर was responsible for paying revenue of land, है ना बच्चों? जो वो लैंड पे खेती करता था, जिस जमीन पे वो खेती करता था, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल था सरकार को रेवेन्यू देने का। यहां एक कुछ अच्छी बात थी। इसको पता है कहां कहां लागू किया गया बच्चों? इसको साउथ एंड वेस्टर्न पार्ट में लागू किया गया था। इसको कहां किया गया था बच्चों? साउथ एंड वेस्टर्न प्रोविंसेस में, एंड वेस्टर्न प्रोविंसेस में इसको लागू किया गया था, है ना? प्रोविंसेस में इसको लागू किया गया था। साउथ एंड वेस्टर्न प्रोविंसेस में इसको लागू किया गया था। समझ में आया बच्चों? इसको 1820 में लागू किया थॉमस मुनरो साहब ने, उस टाइम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद इन्होंने इसको इसमें कहा कि इंडिविजुअल फार्मर रेस्पॉन्सिबल है सरकार को लगान देने के लिए, यहां पे कोई भी बिचौलिया नहीं था। एंड इसको साउथ एंड वेस्टर्न प्रोविंसेस में इसको इंप्लीमेंट किया गया। तीसरा जो है बच्चों, उस टाइम जो तीसरा है वो ये है कि इसको आप महलवाड़ी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको आप महलवाड़ी सिस्टम, इसको आप कहते हैं महलवाड़ी सिस्टम, है ना? महलवाड़ी सिस्टम। इसमें क्या था बच्चों, पता है आप लोगों को? महलवाड़ी सिस्टम में महल का मतलब एक पूरा कम्युनिटी या फिर पूरा गांव। अब पूरे गांव को एक यूनिट ट्रीट किया जाता था
और गांव में किसी आदमी को हेड बना दिया गया और वही आदमी अब सरकार से रेस्पॉन्सिबल होता था सरकार को रेवेन्यू देने का। अब आप ये समझिए कि जमींदारी से अलग कैसे था। तो जमींदारी में क्या था, एक जमींदार जो कि ओनर होता था, जमींदार उस जमीन का ओनर होता था। यहां पे जिस आदमी को जिम्मेवारी दी गई है वो ओनर नहीं है, उसका सिर्फ एंड सिर्फ काम था क्या, लगान वसूलना और सरकार को जमा करना, उसका बीच में उसका कुछ नहीं होता था, है ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि विलेज was responsible, village as a village treated, मारवाड़ी सिस्टम कब हुआ था, 1833 में। 1833 में इसको किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब ने इसको 1833 में इंट्रोड्यूस किया और यहां पे विलेज एज ए ट्रीटेड एज ए यूनिट। यहां पे क्या था बच्चों, विलेज एज अ यूनिट ट्रीट किया जाता था और पूरा गांव रिस्पॉन्सिबल होता था लगान जमा करने के लिए, है ना बच्चों। सो विलेज एज ए यूनिट यूज टू पे रेवेन्यू, है ना बच्चों, रेवेन्यू, है ना, यूज टू पे रेवेन्यू। यहां पे इस बात को ध्यान रखना और इसको जो इंप्लीमेंट किया गया यहां पे सेंट्रल एंड द नॉर्दर्न प्रोविंसेस, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न प्रोविंसेस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। कहां बच्चों, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न प्रोविंसेस में, नॉर्दर्न प्रोविंसेस में इसको वो किया गया, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न प्रोविंसेस में इसको लागू किया गया। ये तो था ब्रिटिशर्स के समय, यानी जब तक ब्रिटिश राज था तब ये सारा सिस्टम चला। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो पहले फेज में सरकार ने 3 काम किए, बता रहे हैं। पहले फेज में सरकार ने 3 काम किए। देखिए, लैंड रिफॉर्म, इन इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना बच्चों, इंडिपेंडेंट इंडिया। पहले फेज में हम आपको यहां पे बात करेंगे, 3 काम किया इन्होंने। पहले फेज में 3 काम किया बच्चों। पहला फेज था 1947 से लेकर के 1960 तक, जब इंडिया को आजादी मिली। सो दैट इज फेज 1। फेज 1 में यहां पे था, फेज 1 में था बच्चों 1947 से 1960s तक था ये। इसमें 3 काम बेसिक तरीके से किए गए। एक तो अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम का उन्मूलन किया गया। तो जमींदारी उन्मूलन पहला था बच्चों, जमींदारी उन्मूलन पहला काम यह किया गया। इसका मतलब क्या है, अबोलिशन ऑफ जमींदारी। अब इसका मतलब क्या है, यहां पे जब बेसिकली जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस टाइम मतलब भारत बिल्कुल, आप कह सकते हैं बिल्कुल बुरी हालात में था। कोई इंडस्ट्री खास नहीं थी यहाँ पे, ये और लोग गरीबी से मर रहे थे, भूख से मर रहे थे, अपने पास अनाज नहीं होता था। इस सारी चीजों से भारत जूझ रहा था। पॉपुलेशन उतना ही था और भी तेजी से बढ़ रहा था उस टाइम पॉपुलेशन। तो भारत के जो पॉलिसी मेकर्स ने कहा
कि जो जमींदारी सिस्टम में, महल वाले सिस्टम में या रैयत वाले सिस्टम में जो कमियां थी, उस कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले इन सारे सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। सबसे पहले इन सारे सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा, और सिस्टम बिल्कुल रैंडम नहीं था। ये भारत के संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल था ना, उसके अकॉर्डिंगली था। उसी को फॉलो करके सरकार ने सोचा कि भारत में गरीबी, अशिक्षा, इनइक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस को वो करने के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए, सोशल जस्टिस को इंप्रूव करने के लिए, आपके पास अशिक्षा को खत्म करने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक ही उपाय था, दैट वाज कॉल्ड जमींदारी उन्मूलन। तो यहां पे सबसे पहले सरकार ने, क्योंकि जो लैंड है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, आपको पता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अब 3 लिस्ट है। पहला है सेंट्रल लिस्ट, जिसपे सारा का सारा कानून सेंटर बनाता है। दूसरा लिस्ट स्टेट लिस्ट है, जिसपे सारा का सारा कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट, जिसको समवर्ती सूची कहते हैं, जिसमें जो बच गया उसमें वो है, वो सारी जो एक तो सेंट्रल लिस्ट में दे दिया गया, दूसरा स्टेट लिस्ट में दे दिया गया, जो बच गया उसको कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में। अब यहां पे हम स्टेट लिस्ट की बात करें, क्योंकि लैंड जो था स्टेट लिस्ट के अंदर था, लैंड जो था वो स्टेट लिस्ट के अंदर था। तो सरकारों को, पार्लियामेंट से एक लॉ पास हुआ और सरकारों को यह कहा गया कि जल्दी से जल्दी आप लोग अपने लेजिस्लेटिव असेंबली से ऐसे रूल पास करो जहां से वो जमींदारी को खत्म किया जा सके, है ना। तो जमींदारी उन्मूलन पहले काम किया गया, सो दैट कि अब जो जमींदारी को खत्म करने के बाद जो जमीन बचा वो एक्चुअल टीलर यानी एक्चुअल फार्मर को दे दिया गया। अब उस पे उनके पास, चूंकि परमानेंट हो गया उनके पास जमीन, अब उस पर मेहनत करने लगे, प्रोडक्शन बढ़ा, इकोनॉमी आगे बढ़ी और लोगों का सोशल वेलफेयर भी बढ़ा, क्योंकि आपके पास इनकम आएगा तो सोशल वेलफेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और चूंकि एक बहुत बड़ा तबका जो था वो क्या था, उसके पास कुछ भी नहीं था, तो जमींदारी उन्मूलन से उसके पास कुछ लैंड आ गया जिस पे वो खा कमा सकता था। दूसरा यहां पे टेनेंसी रिफॉर्म था बच्चों। क्या था बच्चों? टेनेंसी रिफॉर्म है ना बच्चों। टेनेंसी रिफॉर्म इसी पीरियड में किया गया। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास लैंड है लेकिन आप करने वाले नहीं है, तो पहले जमाने में क्या होता था, मतलब 47 के पहले, कि जमींदारों के पास लैंड होता था, आज इसके पास दिया, कल किसी दूसरे को दे दिया, कल तीसरे को दे दिया, और जो मन करता था वो उसको वो देता था, मतलब क्या कहता, रेंट लेता था, जितना मन करे उतना वो रेंट चार्ज करता था। लेकिन अब नहीं, अब इसमें 2 कानून बनाए गए कि बिना मतलब के किसी को लैंड से बेदखल नहीं कर सकते। यदि वो आपके साथ वो काम कर रहा है, आप टाइम से वो रेंट दे रहा है, तो बिना मतलब के आप बेदखल नहीं कर सकते। और दूसरा था कि रेंट फिक्स किया गया कि पर हेक्टेयर या पर एकड़ कितना रेंट आपको वो देगा, मैक्सिमम रेंट फिक्स कर दिया गया, उससे ज्यादा रेंट आप नहीं चार्ज कर सकते। तीसरा जो था बच्चों, तीसरा जो रिफॉर्म हुआ यहां पे वो ये था, क्या था, एक तो जमींदारी उन्मूलन, टेनेंसी रिफॉर्म एंड सीलिंग ऑन लैंड। हालांकि ये फेल हुआ, लेकिन उतना काम नहीं कि आगे जाके फिर से इसको सीलिंग ऑन लैंड। अब देखिए, इसमें एक कानून बनाया गया कि आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा लैंड नहीं हो सकता। यदि उससे ज्यादा लैंड है तो सरकार उसको ले लेगी और गरीबों में बांट देगी। ये चूंकि स्टेट गवर्नमेंट का केस है ये, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग सीलिंग लगाया गया, मैक्सिमम लिमिट लगाया गया, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लिमिट लगाया गया। तो बच्चों, आगे की वीडियो के लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।